Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। फुलेंगे तब ना आ जाएगा, बोल रहे हैं। सुनाई दे रहा है। नहीं दे रहा है सर को। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चाहिए कंप्यूटर वाला को बोला था। thin layer, small thin layer. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लिसन, लास्ट टर्म पर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन बताया गया था। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब ये चैप्टर आपका जो चल रहा था लॉज ऑफ मोशन वो एंड हो गया है। अब न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट करना है वर्क इन। रोलिंग फ्रिक्शन बता दिए। हेलो, रोलिंग फ्रिक्शन है बराबर। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट रोल, जैसे रोलर है, जब रोलर अगर मूव करता है यानी द फ्रिक्शन आकर्स ड्यू टू मोशन ऑफ द रोलर इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। न्यूमेरिकल करा दे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है वहां पर जो फ्रिक्शन वर्क करता है वो रोलिंग फ्रिक्शन है। जैसे हमने आपको कई बार बताया कि अगर सपोज कर लो कि कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, अगर ये मूव कर रहा है तो इसके जस्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट आपका जो है फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर कोई रोलर है, अगर रोलर अगर मूव कर रहा है तो वहां पर जो फ्रिक्शन, रोलिंग मोशन जिसको कहते हैं, रोलिंग मोशन, कोई ऑब्जेक्ट अगर रोल करते हुए मोशन कर रहा है तो वहां जो फ्रिक्शंस काम करेगा उसे हम रोलिंग फ्रिक्शंस कहेंगे। केवल नाम रखा गया है उसके शेप पर, उसके मोशन पर। मोशन तो कई तरह के होते हैं, सर्कुलर मोशन होता है, मोशन होता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर स्लिपिंग करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पर स्लिप करते हुए, सपोज कर लो कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से ये स्लिप कर रहा है, इस तरह से ये इधर मूव कर रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स में तो सभी में वही प्रोसेस जाएगा, अलग से कोई फार्मूला आपको, अलग से कोई स्टेप नहीं आएगा। याद रखिए, केवल टाइप ऑफ मोशन को ध्यान रखिए, टाइप का मोशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मोशन यू कैन से दैट रोलिंग फ्रिक्शंस एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज आल्सो द काइनेटिक फ्रिक्शन। वो काइनेटिक फ्रिक्शन ही है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मोशंस में है तो जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शंस कहेंगे। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शंस। देखिए ये चैप्टर आपका द एंड है। न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, वर्क एनर्जी एंड पावर। ये न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट। वर्टिकल सर्कुलर बता दीजिए सर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन लास्ट टर्म पर आपको बताया गया था, अगेन रिवाइज कर दें सर लास्ट टाइम वो सर टाइम एंड हो गया था। अच्छा ठीक है, तो देखो एक बार अगेन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर सर्कुलर मोशन।
वर्टिकल सर्कुलर मोशन। We take a circular, we take an object whose mass is small m moving on the circular path with radius r। इसको रेडियस हमने r सपोज कर लिया। सपोज कर लो कि ये एक सेंटर हो गया और एक ऑब्जेक्ट है जो किसी कार्ड से टाइटली पैक्ड है, ठीक है। इस कार्ड के लेंथ, इस कार्ड का जो लेंथ है वही रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो जाएगा, जिसको स्मॉल आर माने, या नहीं तो लास्ट टर्म पर हमने यल सपोज किया। एल। यस सर। ये यल हो गया। ये सर्कुलर पाथ का लोवेस्ट पॉइंट हो गया, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हो गया। ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, हमने बी सपोज कर लिया। सपोज कर लो कि सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट लोवेस्ट पॉइंट पर है तो लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी के डायरेक्शन लेने के लिए हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर देंगे और ये टेंजेंट लाइन उसके वेलोसिटी के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? जब ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट्स ये पर है तब, तो ये पर है तो इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा आपका, और अपवर्ड आपका टेंशन फोर्स काम करेगा, जिसको हमने टी और ए सपोज कर लिया। टी और ए, ये टी ए है, याद रखिएगा। ए पर जो टेंशन काम कर रहा है इसका नाम हमने टी ए सपोज कर लिया। सपोज कर लो कि किसी टाइम पर ये ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है, सपोज कर लो अगर सी पर पहुंच रहा है तो सेंटर से ज्वाइन करके एक अगर ऑब्जेक्ट अगर सपोज कर लो कि किसी टाइम पर अगर सी पर है तो सी पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन सी ये हो जाएगा। इसको हमने पी मान लेते हैं, चलो पी हमने मान लिया, वीपी हो गया, ठीक है। यहां पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा, W = mg। दिस एंगल को अगर थीटा हम सपोज कर ले तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ये एंगल भी आपका थीटा होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब पॉइंट पी पर जो है ये जो, अब आगे देखिए, ये आपका टेंशन हो गया जो आपका जो है सेंटर की तरफ आपका वर्क करेगा, जिसको हमने टी और पी सपोज कर लिया। अब ये mg जो है वो इस लाइन के साथ देखिए, अब ये जो mg है वो इस लाइन के साथ थीटा डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, तो इसलिए इस वेट को दो पार्ट में रिजॉल्व कर देंगे। ये होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इसका एक जो है इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होगा, जिसको हमने यहां नोट कर दिया mg sin थीटा। याद रखिए, आप डायग्राम को देखिए, ये पॉइंट पी पर जब ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट पी पर इसका वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, पॉइंट पी पर इस ऑब्जेक्ट पर टेंशन सेंटर की तरफ वर्क कर रहा है। इस वेट को दो पार्ट में हमने रिजॉल्व कर दिया, mg cos थीटा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड mg sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है। अब सपोज कर लीजिए कि यह ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा, तो सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशंस है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपेटल फोर्स के अब्सेंस में वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता है। तो फिर अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पर है तो फिर उस ऑब्जेक्ट को जो है सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसको देखिए। सेंटर की तरफ आपका टेंशन फोर्स टीपी काम कर रहा है, जबकि इस ऑब्जेक्ट पर इस टेंशन के अपोजिट mg cos थीटा वर्क कर रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा टीपी माइनस mg cos थीटा, एंड टीपी माइनस mg cos थीटा ही इस ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ये पॉइंट्स है।
अब कहोगे कि ये इसका तो काम समझ में आ गया कि ये दोनों का रिजल्टेंट सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर mg sin थीटा फोर्स कहां गया? तो ये mg sin थीटा फोर्स इस वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है। इसका मतलब कि ये फोर्स इस पर रिटार्डेशन वर्क कर रहा है, रिटार्डेशन फोर्स लगा रहा है, जिससे इसकी वेलोसिटी रेड्यूस हो रही है। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट डाउन से अप की तरफ मूव करता है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि ये रिटार्डेशन फोर्स उस पर लगा रहा है। तो ये रिटार्डेशन फोर्स का काम करता है, जिससे इसकी वेलोसिटी। तो अब आइए, हमारा कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट P पर है तो सपोज कर लीजिए कि उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो TP में से हम जो है mg cos थीटा को अगर माइनस कर दे तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया, और ये रिजल्टेंट फोर्स ही उस ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला mvp²/L, क्योंकि हाँ ये रेडियस हमने यल लिया है, लेंथ इसका यल सपोज किया है। ये देखिए ये फार्मूला आएगा। इसको अगर ट्रांसपोज कर देते हैं हम TP = तो ये हो जाएगा mg cos थीटा प्लस mvp²/L। अब याद रखिए, जब पॉइंट P पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका टेंशन का ये फार्मूला हुआ। अब सपोज कर लीजिए कि वही ऑब्जेक्ट अगर यदि P पर ना होकर के लोवेस्ट पॉइंट पर अगर है तो क्या होगा? याद रखिए, यहां पर हम आते हैं स्टेप पर कि अगर वो ऑब्जेक्ट अगर लोवेस्ट पॉइंट A पर आ जाए तो टेंशन P की जगह पर A लिख देंगे हम। आ रहा समझ में? और ये cos थीटा है तो थीटा की जगह 0, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट A पर आ जाएगा तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो पॉइंट ये है आपका एट द पॉइंट A, यानी लोवेस्ट पॉइंट पर हम चल रहे हैं। लोवेस्ट पॉइंट पर थीटा का वैल्यू आप 0 लेंगे, एंड जो TP है वो आपका TA के इक्वल होगा, क्योंकि अब टेंशन ये TA लिया जाएगा, क्योंकि ये P आपका ये पॉइंट पर आ चुका है। तो इस फार्मूला में TP की जगह हमने TN नोट कर दिया, mg और थीटा की जगह cos 0 डिग्री अब प्लस m, अब VP की जगह पर हम नोट करेंगे VA, क्योंकि ये पर वेलोसिटी VA है, VA²/L। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो TA = mg cos 0 का वैल्यू 1 अब प्लस m VA²/L, इक्वेशन नंबर 2। तो आपने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट लोवेस्ट पॉइंट पर है तो उसका टेंशन आप इस फार्मूले से निकालेंगे। बोलिए, क्लियर हुआ यहां तक? हेलो, यस सर। इसमें कोई डाउट? यस सर। नो सर सर। बी पॉइंट पे होगी तो अब B पर हम निकालेंगे अभी। अब आगे चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब जरा कोशिश करो, ये ऑब्जेक्ट अगर लोएस्ट पॉइंट A से मूव करके अगर पॉइंट B पर पहुंच रहा है तो ये आपका mg sin थीटा फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर रिटार्डेशन फोर्स लगाता है, जिस रिटार्डेशन फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी रेड्यूस होती जाती है। और साथ ही साथ जब ये ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट B पर पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में ये वेलोसिटी एकदम मिनिमा हो जाती है, मिनिमम वेलोसिटी। और उस समय इस ऑब्जेक्ट पर जो टेंशन वर्क करता है वो आपका 0 हो जाता है। तो पॉइंट्स हम आगे इंक्रीज कर रहे हैं। एट द पॉइंट B का मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट है। अगर हम मैक्सिमम पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमम पॉइंट पर टेंशन 0 हो जाएगा और जो वेलोसिटी है वो VP है वो VC के इक्वल होगा। VC का मतलब कि एकदम ये लोवेस्ट वेलोसिटी
एंड लोवेस्ट वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। इस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं इसको, क्योंकि ये लोवेस्ट वेलोसिटी है। और साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट बी पर पहुंच जाता है तो इसका जो टेंशन फोर्स काम कर रहा है वो तो खत्म हो जाता है, साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी एकदम मिनिमा हो जाती है। दैट मिनिमा वेलोसिटी और लोवेस्ट वेलोसिटी इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आइए इस फार्मूले में ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे आप, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप जो है ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि टेंशन देखिए टीबी का मतलब कि बी पर टेंशन 0 होगा, तो पी की जगह पर बी लिखेंगे आप, तो टेंशन आपका 0 हो गया, तो पी की जगह पर टीबी हो जाएगा और एम जी और कास। और जानते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव करके पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इस स्ट्रेट लाइन के बीच में जो थीटा का वैल्यू होगा वो 180 डिग्री होगा। तो थीटा की जगह 180 डिग्री आप प्लस यम, अब वीपी की जगह आप नोट कर सकते हैं वीबी, तो वीबी स्क्वायर अपान होगा यल। और अभी आपको बताया गया है कि बी पर टेंशन 0 होगा, तो ये वैल्यू 0 हो गया। कास 180 का वैल्यू -1 होता है, कास 180 का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी प्लस यम वीबी स्क्वायर बाई यल। ट्रांसपोज करेंगे इस सर पॉइंट थोड़ा को, बड़ा लिखिए, दिखाई नहीं दे। 0 इज इक्वल टू माइनस एम जी और प्लस यम वीबी स्क्वायर बाई यल। ट्रांसपोज करने पर आपको वैल्यू मिलेगा एम वीबी स्क्वायर अपान यल इज इक्वल टू एम जी, एम से एम कैंसिल, वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल या वीबी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल। तो क्या देखा आपने कि अगर वही ऑब्जेक्ट अगर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो उसकी लोवेस्ट वेलोसिटी अंडर रूट जीएल के इक्वल्स हुआ, जीएल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है तो अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर अंडर रूट जीएल से है, कम है, तब तो वो ऑब्जेक्ट यहां से रेज करेगा, यहां से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन बीच रास्ते से ही वो रिटर्न हो जाएगा, अपना सर्कुलर पाथ पूरा नहीं करेगा। ये ऑब्जेक्ट अपना सर्कुलर पाथ तभी पूरा करेगा जब उसका लोवेस्ट वेलोसिटी अंडर रूट जीएल के इक्वल्स हो। याद रखिएगा, जैसे आपने देखा होगा अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट यहां से सर्कुलर पाथ में रेज करता है लेकिन बीच रास्ते से ही रिटर्न हो जाता है। क्यों रिटर्न हो जाता है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी अंडर रूट जीएल से क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो ये एक कंडीशन हो गया। और याद रखिएगा हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, 0। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, तो अंडर रूट जीएल होगा। हाँ बोलिए, पता होगा। हाँ बोलिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, समझ में आएगा। समझ में आ गया? अब आगे चलो। जब समझ में आ गया तो अगला स्टेप आओ, सर मुझे लॉ ऑफ समझिए। कंजर्व। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? आगे बताइए। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आप क्या जानते हो? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू दी अनदर फॉर्म। तो पता लगाओ कि ये पर उसके पास टोटल कितनी एनर्जी है, और जब वही ऑब्जेक्ट बी पर पहुंच रहा है तो उसके पास टोटल कितनी एनर्जी है। According to law of conservation of energy, total energy at the point A and total energy at the point P both are equal. दोनों ही क्या होगा, इक्वल्स होगा। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। According to the law of conservation of energy, according to law of conservation of energy, total energy at the point A,
तो आप जानते हो कि पॉइंट ए लोएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के पास ओनली काइनेटिक एनर्जी होगा और वो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ याम वीबी का VA स्क्वायर। चलो ये पॉइंट होगा। जब वही ऑब्जेक्ट अगर बी पर पहुंच गया तो बी पर उसके पास दो एनर्जी होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि वो मोशन में है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बी जो है वो ए के विथ रेस्पेक्ट में कितना हाइट ऊपर है, तो यल प्लस यल मिलकर के 2L जो है ए के रेस्पेक्ट में 12 हाइट एबव है। इसका मतलब कि बी के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी दोनों है। तो बी पर काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ याम वीबी स्क्वायर। लेकिन आपने अभी पढ़ा है कि बी पर जो है उसकी वेलोसिटी लोवेस्ट होती है, जिस लोवेस्ट वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो हाफ याम VC स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा यम GH और H की जगह लिखेंगे आप 2L क्योंकि बी का ए के विथ रेस्पेक्ट में कितना हाइट डिस्प्लेसमेंट हो गया, यल प्लस यल मिलकर के 2L हो गया। देखिए बोथ साइड यम से आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दिया आपने, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो VA स्क्वायर इज इक्वल टू VC स्क्वायर अब प्लस 2 2 जा 4GL। यह आपने देखा। अब जो है VA स्क्वायर इज इक्वल टू, और अभी आपको हमने फार्मूला डिराइव किए हैं VC इज इक्वल टू √GL। तो VC की जगह √GL लिखकर स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, GL प्लस 4GL। VA स्क्वायर इज इक्वल टू 5GL यार, VA इज इक्वल टू √5GL। तो क्या आपने स्टडी किया? आपने स्टडी किया कि अगर ऑब्जेक्ट लोवेस्ट पॉइंट पर है तो उसकी वेलोसिटी √5GL होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो लोवेस्ट पॉइंट पर, सर्कुलर पाथ के लोवेस्ट पॉइंट पर अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी √5GL के इक्वल्स है तब तो यह ऑब्जेक्ट यहां से मूव करते हुए अपना सर्कुलर पाथ पूरा करेगा। लेकिन जैसे ही अगर इस वेलोसिटी से कम अगर वेलोसिटी हो गई तो तुरंत यह ऑब्जेक्ट यहां से रेज करेगा, लेकिन बीच रास्ते से ही, बीच अपने पाथ से ही वो रिटर्न हो जाएगा, सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं करेगा। तो याद रखिए, व्हाट इज द लोवेस्ट वेलोसिटी एट द पॉइंट ए। तो ए पर लोवेस्ट वेलोसिटी √5GL होगा, जबकि हाईएस्ट पॉइंट पर लोवेस्ट वेलोसिटी कितना होगा तो √GL होगा, जिसको हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का नाम दिए। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर टेंशन 0 होता है और लोवेस्ट वेलोसिटी √GL होता है। बी पर, ए पर आपने देखा कि लोवेस्ट वेलोसिटी √5GL होता है। फिर यहाँ पर टेंशन कितना होगा, यहाँ पर टेंशन जो TA हमने लिखा है इसका वैल्यू क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए हमने जो इक्वेशन बनाया था वो तो हमने रिमूव कर दिया। फिर हम नोट कर रहे हैं आपको इस टेंशन को कैसे निकालेंगे। देखिए अभी आपको मालूम होना चाहिए कि हमने एक जनरल फार्मूला बनाए थे जो हमने रिमूव कर दिया है। टेंशन में से इसको माइनस किए थे, TP माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू यम VP स्क्वायर बाई L। ये मैंने इक्वेशन लिखा था आपको, और इसी इक्वेशन पर कंडीशन लिखे थे कि अगर ये पॉइंट P अगर A पर आ जाए, लोवेस्ट पॉइंट पर आ जाए, एट द पॉइंट A पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा और जो VP है वो आपका VA के इक्वल्स होगा। तो इस फार्मूला, और टेंशन जो होगा, टेंशन TP जो होगा वो TA के इक्वल हो गया। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। इसी फार्मूले में थीटा की जगह 0 रख देंगे, जहां VP है वहां VA लिख देंगे, जहां टेंशन TP है वहां टेंशन TA लिख देंगे। तो कंफर्म हो गया कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम पॉइंट A की हम बात कर रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट A पर है तो उस समय टेंशन TA होगा, इसकी वेलोसिटी VA होगी। तो आइए इस फार्मूला में हम पुट करते हैं, TP की जगह TA माइनस mg और cos थीटा की जगह 0 डिग्री इज इक्वल टू यम और VP की जगह VA स्क्वायर अपान L। TA माइनस cos 0 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू यम
और अभी आपने देखा है कि जब ऑब्जेक्ट ए पर होता है तो उसकी लोवेस्ट वेलोसिटी √5gl होती है, यानी va का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं √5gl। स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 5gl अपान हो जाएगा यल से यल कैंसिल, TA और ये इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो गया mg। आप प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 5mg, दोनों को ऐड कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 6mg। क्या देखा आपने कि अगर ऑब्जेक्ट अगर लोवेस्ट पॉइंट पर है तो उस समय जो कार्ड का जो टेंशन है वो उसके वेट का 6 टाइम्स है, यानी टेंशन जो है इस ऑब्जेक्ट के वेट का 6 टाइम्स है जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है लोवेस्ट पॉइंट पर। तो ये पर टेंशन होगा 6mg और ए पर जो वेलोसिटी va होगा इसका वैल्यू होगा √5gl। अगर यही ऑब्जेक्ट अगर हाईएस्ट पॉइंट पर चला गया तो टेंशन 0 हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी √gl के इक्वल्स होगा, जो लोवेस्ट वेलोसिटी है, जिस लोवेस्ट वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। यही था स्टेप आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बोलिए कोई डाउट है? मोशन सर प्लीज साइड सर ठीक है। जय शिव शंकर भोलेनाथ। हाँ बोलो, आगे हम स्टेप इंक्रीज करें। हेलो यस सर। ठीक है, तो देखो अब ये चैप्टर दी एंड हो चुका है, हमने रिवीजन कर दिया जो लास्ट टाइम पर आपको बताए थे। अब जो आपका जो न्यू चैप्टर होगा वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। सर पहले इंट्रोडक्शन में वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी पावर, ये चैप्टर आपका न्यू चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, वर्क एनर्जी एंड पावर। आइए सबसे पहले हम लोग इस वर्क पर डिस्कस करेंगे, वर्क पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द वर्क, वर्क है क्या? तो आपने स्टडी किया है पीछे फोर्स के बारे में कि पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड द फोर्स। फिर आपने स्टडी किया है न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत आपने स्टडी किया है कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है फोर्स के डायरेक्शंस में मूव करना शुरू करती है, यानी उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, साथ ही साथ उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। हमको यहां पर दो पॉइंट्स याद रखना है वर्क को डिफाइन करने के लिए। एक तो हमको फोर्स के बारे में जानना होगा कि फोर्स है क्या, तो पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड द फोर्स। सेकेंड क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है। आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई कर दे और वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, यानी फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो हम कहेंगे साइंस के वर्ड में कि वर्क हुआ है। जैसे डायग्राम से आप समझ लो कि सपोज कर लो कि ये एक टेबल है, जिस टेबल पर ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स F अप्लाई किया और ये ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पर चला गया, ये इसका ये हो गया पॉइंट बी। तो ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमने यस ले लिया। ये ऑब्जेक्ट है जिसके मास को हमने यम सपोज कर लिया। सपोज कर लेते हैं कि एक एम ऑब्जेक्ट का एक मास है जो एक आपका हॉरिजॉन्टल टेबल पर प्लेस किया गया है। जब इस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शंस में फ्रॉम ए से बी पर मूव कर जा रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस मूव किया, तो यस डिस्टेंस मूव किया। लेकिन आप जानते हो कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं कि जब इस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स F अप्लाई किया तो इस ऑब्जेक्ट का फोर्स के डायरेक्शंस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ,
यस हुआ, यस डिस्प्लेसमेंट हो गया। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। और हम आपको डिफाइन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द वर्क। वर्क क्या है? तो व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स ऑन द बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज डन। वर्क होगा। तो इन व्हाट कंडीशन वर्क विल बी डन? इन व्हाट कंडीशन वर्क विल बी डन? when the object is displaced in the direction of force, when the object is displaced in the direction of force, then work will be done, and that work done to calculate by the product of force and displacement। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट in the directions of force। तो याद रखिए, आप पहले वर्क का डेफिनेशन लिखेंगे कि when we applied the force on the body and if the body is displaced in the direction of force, then work will be done। that work done is calculated by the product of force and displacement। ये फार्मूला हो जाएगा वर्क डन का। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क को हम W से डिनोट करेंगे, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से। तो W इज इक्वल टू आपका हो गया फार्मूला, W इज इक्वल टू Fs, यानी द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द वर्क डन। ये वर्क डन हो गया आपका। तो ये तो फार्मूला तब अप्लाई करेंगे जब किसी बॉडी पर आपने फोर्स अप्लाई किया और वो बॉडी फोर्स के डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट हो जा रही है, तो उस कंडीशंस में आप वर्क डन निकालेंगे W इज इक्वल टू Fs से। तो ये वर्क है आपका। तो वर्क का डेफिनेशन क्या है कि व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स ऑन द बॉडी एंड इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क विल बी डन। एंड फार्मूला ऑफ द वर्क डन, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू product of force and displacement in the direction of force। Work is denoted by the W, force is denoted by the F, and displacement is denoted by the S। So W is equal to Fs। Unit, what is the unit of work done? So the unit of force is Newton Joule, and displacement का is meter and Newton meter is called joule। joule। इसका मतलब क्या हुआ कि द यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर एंड न्यूटन मीटर इज कॉल्ड द जूल। अब आइए एक पॉइंट ये उड़ता है आपका कि जो जूल जो है वो आपका SI यूनिट है, जिसको हम MKS यूनिट भी कहते हैं। MKS सिस्टम में या SI यूनिट वर्क का जो है जूल होता है। जबकि आपने सिस्टम एक और भी पढ़ा है, जैसे CGS सिस्टम का नाम ले, तो CGS सिस्टम में भी आपका CGS सिस्टम में क्या वर्क का यूनिट होगा, इस पर डिस्कस किया जाए। तो याद रखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जो है आपका यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन मीटर इज कॉल्ड द जूल। ये SI यूनिट है, SI यूनिट है। और हमको बताना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वर्क डन इन CGS सिस्टम। तो इसी फार्मूले पर ध्यान से आप देखिए। सपोज कर लीजिए कि हमने यहां पर 1 जूल लिखा, 1 जूल इस फार्मूले से आ जाइए। अगर सपोज कर लीजिए कि ये फार्मूला हमने लिखा है W इज इक्वल टू Fs, फोर्स को 1 न्यूटन ले लीजिए आप एंड डिस्प्लेसमेंट को 1 मीटर सपोज कर लीजिए, तो क्या वर्क का वैल्यू 1 न्यूटन मीटर नहीं होगा प्रोडक्ट करने पर? तो प्रोडक्ट करने पर 1 × 1 न्यूटन मीटर और 1 न्यूटन मीटर इज कॉल्ड द 1 जूल। इसका मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाए और वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट पर जो वर्क डन हुआ है उसका वैल्यू 1 जूल होगा। यानी 1 जूल इज द वर्क डन when the applied force on the body is 1 joule and the body displaced in the direction of force is 1 meter। तो ये आपका हो गया। अब आइए, आपने पढ़ा होगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन होता है। ये रिलेशन आपको बताया गया है, क्योंकि फोर्स का
फोर्स का यूनिट एसआई में न्यूटन्स होता है, जबकि सीजीएस में डाइन होता है। और न्यूटन और डाइन में रिलेशन भी बताया गया है आपको कि 1 न्यूटन का वैल्यू 10 के पावर 5 डाइन होता है, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर को 10 के पावर 2 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। देखिए दोनों के पावर को ऐड करेंगे आप, तो 10 के पावर ये हो जाएगा आपका 7 डाइन सेंटीमीटर, एंड 10 के पावर 7 डाइन सेंटीमीटर को आप अर्ग कहेंगे। अर्ग, इसका मतलब कि अर्ग क्या होता है बता रहे हैं आपका। ये बताइए कि W इजिकल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर, 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर को 1 न्यूटन मीटर कहेंगे, और 1 न्यूटन मीटर को आप 1 जूल कहेंगे। इसका मतलब कि हम 1 जूल का वैल्यू निकाले हैं। किसका वैल्यू निकाले हैं हम? 1 जूल का। 1 जूल का वैल्यू 10 के पावर 7 अर्ग, तो जूल जो है आपका एसआई यूनिट है, और जबकि अर्ग जो है आपका सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट है, तो वर्क का एसआई यूनिट आपका जूल होगा और वर्क का सीजीएस यूनिट आपका सीजीएस यूनिट अर्ग होगा, और दोनों के बीच का जो रिलेशंस होगा वो होगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग होगा। तो ये आपका स्टेप था वर्क का। लेकिन अब आइए, क्या ऐसा भी, क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शंस में नहीं मूव करता है, बल्कि किसी एंगल पर मूव कर जाता है। याद रखिए, किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स तो अप्लाई किया है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शंस में ना होकर के थीटा डिग्री एंगल पर अगर हो रहा हो, तो उस कंडीशंस में वर्क डन कैसे निकालेंगे आप? तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा जनरल फार्मूला ऑफ द वर्क डन। जनरल फार्मूला ऑफ द वर्क डन के अंतर्गत आपको हम बताएंगे कि किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी फोर्स के डायरेक्शंस में ना मूव करके बल्कि थीटा डिग्री एंगल पर मूव कर जाती है, तो आप वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हेडिंग होगा जनरल फार्मूला ऑफ द वर्क डन, ऑफ द वर्क डन। जनरल फार्मूला ऑफ द वर्क डन, ये स्टेप आपको बताना है। डायग्राम आप देखिए, सपोज कर लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट पर हम जो है फोर्स एफ अप्लाई किए हैं, थीटा डिग्री एंगल पर, यानी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शंस में ना होकर के बल्कि फोर्स के डायरेक्शन से थीटा डिग्री एंगल पर हुआ है, सपोज कर लीजिए। डायग्राम आप ध्यान से देखिए। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास हम इस सपोज कर लीजिए कि इसका मास m सपोज कर लिए, इस ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स है आपका F, फोर्स F अप्लाई किए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शंस में ना मूव करके बल्कि ये ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन से थीटा डिग्री एंगल पर मूव कर रहा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हमने ले लिया? यस, ले लिया डिस्प्लेसमेंट। हमको निकालना है वर्क डन। लेकिन याद रखिए, वर्क डन निकालने का जो अभी जस्ट हमने इसके पहले जो फार्मूला बताए हैं कि वर्क डन निकालने के लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम डायरेक्शंस में होना चाहिए, तभी हम वर्क निकाल सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन यहां पर फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा, तो हम वर्क कैसे निकाल पाएंगे? वर्क निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को सेम डायरेक्शंस में आना चाहिए।
तो आइए, आपने एक चीज पढ़ा होगा, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ये जो फोर्स एफ है, इस लाइन के साथ, इस डिस्प्लेसमेंट के साथ